ये क्लास 12th इंटीग्रेशन का सीरीज है। इसमें हम लोग लेक्चर 26 देखेंगे जो एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। तो 14 एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको एक्सप्रेशन में दिया गया है और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास जो मेथड है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्टली ये जो x+2 का होल स्क्वायर यानी कि ये तो सेम एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो ऐसे केस में इसको ऐसे ये फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा फॉर्म है। जब हमारे पास सेम टू सेम एक्सप्रेशन का अगर दो लीनियर फैक्टर हो लेकिन सेम फैक्टर हो जाए तो ऐसे केस में यही फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। और ये पहला बात तो हम लोग चेक किए जो कि ये क्या है, मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे केस में ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम लेके हम लोग इसका ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। 3x-1 है, राइट पार्ट में मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है वो क्या होगा, x+2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बी के साथ तो बी तो कॉमन है, रह जाएगा। और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इधर लेफ्ट राइट पार्ट का x+2 का होल स्क्वायर होगा और इधर x+2 का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेट करके इसको आसानी से निकाला जा सकता है। x-1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, 2a प्लस क्या होगा, b बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x करता हूँ। तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट पार्ट में मेरे पास क्या दिख रहा है, 3, और राइट पार्ट में क्या दिख रहा है, a, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से a का वैल्यू 3 हो गया। एक तो वैल्यू मेरा जज हो चुका है। अब b का वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या है, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, इधर -1 है और राइट पार्ट में मेरे पास क्या है, 2a प्लस क्या है, b दिया हुआ था। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, -1, a का वैल्यू 3 जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से कुछ इस फॉर्म में आंसर दिखेगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, मेरे पास 3 2 जा 6, उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। तो b इक्वल टू क्या बनेगा, -1 और -6, यानी कि b का वैल्यू हमको क्या दिख गया, -7 के इक्वल दिख गया। अब इसी के सहारे से हमें क्या करनी है, इंटीग्रेट करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका आसानी से। तो यहाँ से i इक्वल टू मेरे पास जो डेटा बचा, a अपॉन, मैं a का वैल्यू 3 डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। 3 अपॉन क्या हो जाएगा, x+2 है, सेपरेट कर ही देते हैं एक ही स्टेप में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। b का वैल्यू -7 है, तो -7 अपॉन ये मेरे पास क्या बनेगा, x+2 dx होगा। तो देखिए ये 3 जो है कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको 3 को मैं कॉमन में रख सकता हूँ। तो 1 अपॉन क्या बनेगा, x+2 dx बनेगा। ये 7 कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं, ये माइनस इसी के साथ रहने देते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x+2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसी का डायरेक्ट मेरा क्या डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव। और ये तो खैर मेरा बनेगा लॉग मोड ऑफ क्या बने जाएगा, x+2 बनेगा। ये प्लस का +7 रहेगा, और ये किसी का हमको डायरेक्ट डेरिवेटिव दिखा, जिसके कारण हम यहाँ पे x+2 ही डायरेक्ट लिख देंगे, अब +c होगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 नहीं, क्वेश्चन 14 है ये, 14 का। ठीक है, तो 3 log x-2 मेरा एक आंसर आया। x-2 नहीं है, x+2 ही है क्वेश्चन में, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7 अपॉन x+2 है। एनसीईआरटी बुक में शायद क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया गया है, क्योंकि x+2 में क्वेश्चन है और आंसर में दे दिया x-2। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, जब एक्सप्रेशन x-2 में है ही नहीं तो x-2 कहाँ से आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। 15 देखिए बड़ा धाकड़ क्वेश्चन है। पहला बात तो इसको हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ये पावर 4 है, पावर 4 को अगर ब्रेक करते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्म में आएगा मेरा 1 अपॉन, यहाँ से क्या है, x का पावर 4 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। पहले तो इस तरह से कर देता हूँ, x² -1, और फिर क्या होगा, x² +1 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इधर ला x² -1 वाला, ये भी फिर से ब्रेक हो सकता है लीनियर में। तो ये एक बार x -1 कर देता हूँ, एक बार मैं यहाँ से x+1 कर लेता हूँ। लेकिन ये वाला जो पार्ट है x² +1, ये लीनियर फैक्टर इसका नहीं होगा, क्योंकि x² +1 को 0 से करते हैं तो x² का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू क्या होता है, +-1 आ जाता है, जो आयोटा में दे देता है वैल्यू।
तो ऐसे केस में इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पार्शियली इसको ब्रेक करना होगा फॉर्म मेरे पास जो अवेलेबल है उसमें। तो यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन मेरे पास सबसे पहले x-1 होगा, ठीक है, पहला फैक्टर है। ये तोड़ ही के लिख लेते हैं, x+1 होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही तोड़ना ब्रेक भी करना है, x² + 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। ये तो पहला वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, a अपॉन क्या दिख गया हमारा, x-1। b वाला में भी दिक्कत नहीं क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, तो x+1 हो गया। लेकिन ये वाला में दिक्कत है, x² + 1, तो ये क्वाड्रेटिक आ जा रहा था। ऐसे केस में इसको क्या करेंगे, cx+d में चेंज कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, x² + 1। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, सो देखिए लेफ्ट पार्ट में तो मेरा जैसे का तैसे रह ही जाएगा 1, ठीक है। और राइट पार्ट में देखिए ये x+1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू x+1 होगा, और यहाँ से क्या होगा, x² + 1 होगा। b के साथ मेरा कौन मल्टीप्लाई में जाएगा, x-1 मल्टीप्लाई में जाएगा, और साथ में क्या होगा, x² + 1 होगा। c के साथ कौन मल्टीप्लाई में जाएगा, ये cx+d के साथ में, तो x² - 1 जाएगा पूरे मल्टी, क्योंकि x-1 और x+1 दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको क्यों ना डायरेक्ट ही लिख लिया जाए, x² - 1, और इसके साथ क्या है, cx+d है। डिनोमिनेटर तो सेम आ जाता है, इसके कारण कैंसिल हो गया। तो ये सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालने की यहाँ चुनौती है, तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। अगर इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके बनाने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकालने का, अच्छा लेकिन इक्वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है। एक बार तो +1 कर देंगे, एक बार -1 पुट कर देंगे, तो ये तो वैल्यू मिल जाएगा, तो वो तो खैर करेंगे, लेकिन डी का वैल्यू या सी का वैल्यू निकालने के लिए वर्क करना पड़ जाएगा। देखिए इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, सो देखिए यहाँ से मिलेगा x³ मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक बार x आएगा, x³ + x, तो यहाँ से क्या हुआ, x आ गया, और यहाँ से फिर क्या बनेगा, x² बनेगा, फिर क्या बनेगा 1। फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकेंड पार्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, सो देखें, b इंटू x³ बनेगा, फिर क्या होगा, +x आएगा, फिर क्या होगा, -x² आएगा, -1 आएगा। सेकेंड पार्ट इसका इंटीग्रेशन बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा, सो देखिए cx³ आएगा, फिर मेरा क्या होगा, dx² आएगा, फिर क्या होगा, माइनस क्या बनेगा, cx बनेगा, माइनस क्या होगा, d बनेगा। तो थोड़ा सा इसको x वाला क्यूब वाला पार्ट करते हैं, तो a b और c तीनों के साथ क्यूब लगेगा, तो a प्लस क्या लिख देता हूँ यहाँ से, b प्लस क्या c, और x³ को कॉमन में छोड़ देते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला पार्ट आवर देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला देखिए, एक x² होगा, तो यहाँ से a होगा, b माइनस में जाएगा क्योंकि -bx² हो रहा है, और dx² हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, +d आएगा, ना कि c वाला में स्क्वायर टर्म नहीं आ रहा है। अब लीनियर वाला पार्ट में आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, +a है, इधर क्या है, +b रहेगा क्योंकि bx है, और c वाला पार्ट में क्या होगा, खाली -c रहेगा, ठीक है, और इंटू x रहेगा। कांस्टेंट वाला पार्ट में मेरा क्या क्या आ रहा है, सो देखें a है, यहाँ +a, और यहाँ पे क्या होगा, -b बनेगा, और c वाला पार्ट में कहीं कांस्टेंट है क्या, नहीं है, लेकिन क्या है, d वाला मेरा कांस्टेंट दिख रहा है, तो -d होगा इक्वल टू, ठीक है। और राइट पार्ट में मेरा इतना सारा आया और इधर 1 ही आया, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अलग अलग पार्ट से इसको ब्रेक करके निकालता हूँ। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है, इधर से a + b + c, ये तीनों का सम 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में x³ वाला टर्म ही नहीं है। स्क्वायर वाला टर्म देखिए, तो क्या आएगा, a - b, ठीक है, और प्लस क्या होगा, d होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है। x का कोफिशिएंट तो इधर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा a - b, ठीक है, और साथ में क्या होगा, a - b नहीं, a + b है, a + b - c इक्वल टू, ये भी 0 होने का। लेकिन मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट में सो देखिए क्या बनेगा, a - b, ठीक है, -d, ये 1 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि इधर
कांस्टेंट टर्म 1 है, इधर कांस्टेंट में ये दिखा, दोनों को आपस में इक्वेट किए। अब मेरा टारगेट रहेगा जो कि किसी भी ढंग से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाला जाए ABCD का। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए मेरे पास यहाँ पर इसको रोमन में हम ले लेते हैं ना, यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं स्मॉल 1, क्या रोमन में 3 4 इक्वेशन बना लेते हैं। आप किसी भी ढंग से इसको सॉल्व करिए, लेकिन ABC का वैल्यू निकालना, मेथड सॉल्व करने का यहाँ क्लास 9 10 नहीं है, जो कि मेथड जिक्र करना है। A माइनस बी प्लस डी है और यहाँ A माइनस बी प्लस माइनस डी है। तो दोनों को मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बनेगा सो देखें। अच्छा, सबसे बेस्ट बात तो ये हो रहा है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देने से C एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 और 3 को ऐड कर लूँगा। देखिए 1 प्लस क्या करता हूँ, 3 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, तो इधर ए और ए यानी कि क्या बन रहा है, 2A प्लस 2B इक्वल टू 0, यानी कि A प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया यहाँ से A प्लस बी जब 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी है और A माइनस बी प्लस सी है, तो ये दोनों को इक्वेट करूँगा, सी कटेगा, तो A प्लस बी क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब A प्लस बी का वैल्यू जब 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब C ऑटोमेटिक 0 आ रहा है मेरा। देखिए तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 लिख देता हूँ मैं, जब A प्लस बी 0 आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, A प्लस बी का वैल्यू 0, तो C ऑटोमेटिक 0 के इक्वल, तो एक फैक्टर अभी तक आया है C का वैल्यू 0। अब C का वैल्यू जब 0 आएगा यहाँ से, तो कुछ इस तरह से मेरा डेटा आना चाहिए। अब C का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा सो देखें। अब ये C 0 आया हुआ है, तो C का वैल्यू 0, कहाँ पे C का वैल्यू 0 पुट करें, ये C हो गया। ठीक है, A प्लस डी, A माइनस डी, A प्लस बी तो 0 आया है। अब यहाँ से हमको ABC का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कैसे आएगा सो देखें। A इक्वल टू माइनस बी है, देखिए फ्रॉम 1 से यहाँ A प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हुआ, A इक्वल टू माइनस बी का एक रिलेशन तो बन गया, जो A जो है B का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो A माइनस इक्वल टू माइनस बी, तो A इक्वल टू माइनस बी कहीं इधर कर देते हैं, चाहे क्वेश्चन 1 में चाहे क्वेश्चन 2 में। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा, A इक्वल टू माइनस बी। A इक्वल टू माइनस बी। हाँ ठीक है, इक्वेशन 4 से बन जाएगा ये। ठीक है, कैसे बनेगा सो देखें, ये वैल्यू मैं यहाँ से बना लूँगा, इक्वेशन 4 से मैं बनाऊँगा। ठीक है, और मेरे पास जो ये स्पेस है, ये दोनों स्पेस में बन जाएगा इक्वेशन 4 से। देखिए 4 में जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A के बदले माइनस बी पुट कर देता हूँ, माइनस बी पुट हो गया 4 में, तो माइनस बी और माइनस डी ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मेरा यहाँ से माइनस 2B माइनस डी जो है वो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, और इधर देखिए तो यहाँ से ये A माइनस बी माइनस डी है, हम यहाँ पे फिर से इसको क्या बना देते हैं, B के इक्वल टू यहाँ लिख A इक्वल टू माइनस बी लिखेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या होगा, A इक्वल टू माइनस बी होगा, माइनस बी प्लस डी है, और इक्वल टू क्या है मेरे पास, लड्डू है। तो मेरे पास ये मान लेते हैं चौथा इक्वेशन आया, और ये आ जाएगा पांचवा इक्वेशन। तो दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, यहाँ के बाद इधर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा सो देखिए, -2B माइनस डी इक्वल टू क्या है, 1 है, और यहाँ से क्या हुआ, -2B अब प्लस डी है इक्वल टू 0 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, -4B इक्वल टू 1, यानी कि B का वैल्यू पक्का हो गया, -1/4 आ गया। C मेरे पास क्या था, ठीक है, C का वैल्यू मेरे पास 0 हो गया है, B का वैल्यू -1/4 हो गया। अब D का वैल्यू निकालना है, तो D का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा। D का वैल्यू कहीं से भी निकाला जा सकता है, D का वैल्यू कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए जब B का वैल्यू -1/4 है, तो A का वैल्यू +1/4 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास जो डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा सो देखिए, B का वैल्यू मेरे पास जो आया हुआ है,
देखिए अभी तक मेरे पास क्या क्या डेटा आ गया। बी का वैल्यू मेरे पास -1/4 है और बी का रिसिप्रोकल कौन है, ए है, तो ए का भी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रिसिप्रोकल नहीं है, साइन नेगेटिव से था तो ये 1/4 हो गया। और सी मेरे पास अवेलेबल है 0 है, तो डी का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो डी का वैल्यू ढूंढने के लिए कहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं -2b - d = 1 में, ठीक है। तो देखिए डी का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं, -2b - d = क्या है, 1 है, तो b का वैल्यू -1/4, तो -2 इंटू -1/4 -d = 1। आगे बनेगा तो ये हो जाएगा +1/2, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये -d हो जाएगा = 1 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, -d = 1 - 1/2, तो 1 में हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही हाफ ही बचेगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में बच जाएगा, d = -1/2। चलिए मेरे पास क्या हुआ, फाइनली आ गया। अब मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन जो बनेगा वो i = क्या बनेगा, सो देखें। अब यहाँ थोड़ा सा गौर से देखें किस तरह से हमने इसको ब्रेक किया था। सी का वैल्यू मेरे पास 0 आ चुका है, a/x-1 b/x+1 है, तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए a/x-1, तो x-1 लिखें, b बाय क्या है, x-1 x+1 है, तो -1/4/x+1 है, और cx है, c के जगह में 0 हो चुका था, प्लस d के बदले मेरा -1/2 आया, डिवाइडेड बाय क्या है, x² + 1 है, ठीक है, इस तरह का फॉर्म आया। और होल dx कर लेते हैं, कौन बड़ी बात है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1/4 को हम यहाँ से कॉमन करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा x-1 होगा, ये dx कर देते हैं। यहाँ से -1/4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, x+1, ये dx में चेंज होगा। ये तो मेरा -1/2 है, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो ये 0 हो गया, और ये क्या बना, 1/x² + 1 dx बना। अब इसको बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका तो 1/4 हो जाएगा, और ये log क्या हो जाएगा, mod ऑफ x-1, ठीक है, इसका -1/4 रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा, log mod ऑफ x+1, और यहाँ -1/2 होगा। ये तो tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है हम लोगों को, tan इनवर्स x/a के जगह में 1 है, तो tan इनवर्स x होगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। थोड़ा सा आंसर को सिंप्लीफाई किया होगा, क्योंकि 1/2 1/4 कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 कॉमन, और log a/b का फॉर्म लगा देंगे, x-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, x+1। फाइनली यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आंसर में tan इनवर्स x होगा, ठीक है, और प्लस c होगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का, जो कि बिल्कुल आपका आंसर मैच करता है एनसीईआरटी बुक से। इतना तक सिंप्लीफाई किया गया, कोई बच्चा अगर यहाँ भी छोड़ देता है तो बहुत बड़ी गलती नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।